हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th का थर्ड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है शाल। शाल का मतलब होता है शॉल, जिसे हम विंटर सीज़न में लेते हैं। तो बच्चों, इस लेसन के हमारे लेखक हैं रा ग जाधव, जिनका फ़ोटो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो बच्चों, प्रस्तावना देख लेंगे कि हमारे जो लेखक हैं उन्होंने कौन कौन से टाइप्स के बुक्स लिखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कवी, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली। वो क्या क्या थे? कवि थे, समीक्षक थे, ललित लेखक थे और उन्हें साहित्य उसके बारे में जानकारी थी। व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मकता ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहेत। त्यांच्या समीक्षाविषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत। समीक्षा विषय क्रिटिसिज्म, उसके बारे में उनके 30 से ज़्यादा बुक्स उन्होंने लिखे हैं। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटकं ही समीक्षात्मक पुस्तके, विहोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता हे कविता संग्रह, मतलब उनके जो पोएम के बुक्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके बुक्स के नाम इत्यादि लेखन प्रसिद्ध आहे। मतलब ये जो बुक्स के नाम अभी हमने पढ़े वो उनके प्रसिद्ध मतलब फेमस है। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते। विश्वकोश जो हमने 9th में लेसन पढ़ा था, तो 20 ईयर्स मतलब 1970 से लेकर 1990 तक के पीरियड में उन्होंने क्या किया? विश्वकोश लिखने में हेल्प की। सहभागी मतलब उसमें वो इन्वॉल्व थे। अभी जो सेकेंड पैराग्राफ में ले रही हूँ, ये लेखक क्या हमें बता रहे हैं, इस लेसन में हमें क्या सीखना है इसके बारे में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन केअरफुली। शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। शाल मतलब शॉल, तो उसके सराउंडिंग, उसके बारे में जो भी लेखक की मेमोरीज़, आठवनी मतलब क्या, उनके जो भी मेमोरीज़ है वो इस लेसन में, पाठ मतलब इस लेसन में से हमें लेखक बता रहे हैं। शाल ही प्रतीकात्मक आहे, मतलब शॉल, शाल या फिर शॉल, इंग्लिश में हम शॉल कहते हैं, वो क्या होती है? प्रतीकात्मक, मतलब अगर किसी को कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ प्रोग्राम है, तो उसमें हम बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट, तो उनको एक सिंबॉलिक तौर पे हम क्या करते हैं? शॉल उन्हें देते हैं और शॉल के साथ श्रीफल देते हैं। श्रीफल मतलब कोकोनट, नारियल, वो उनको दिया जाता है। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। यहाँ पे शाल मतलब शॉल और शालीनता, शालीनता मतलब पोलाइटनेस। तो ये जो उदाहरण इसमें दिया है, तो ये कैसे है? खुद को अंदर से एक सोचने के लिए ये हमें पढ़ने के लिए दिया है कि शाल और शालीनता, तो इसमें इसका आपस में कुछ संदर्भ है, कुछ रेफरेंस, संदर्भ मतलब कुछ रेफरेंस है, तो इसके बारे में हम अंतर्मुख होके सोचते हैं, अंदर से सोचते हैं।
पाठातील औदार्याचे उदाहरण, औदार्य मतलब जो दानशीलता होती है, दूसरों को हेल्प करने की वृत्ति होती है, तो ये एग्जाम्पल, उदाहरण मतलब एक एग्जाम्पल हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. तो यही जो इंसानों के अंदर जो पोलाइटनेस होता है वो संभालने के लिए है. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्त्वाचे असते. वस्तू मतलब थिंग्स. तो अगर हमने कुछ भी, हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, थिंग्स है, तो हम अगर वो संभाल के रखते हैं तो उसका मोल मतलब वैल्यू ये बहुत इम्पोर्टेंट हमें लगता है, क्योंकि हम वो बहुत ही अच्छे से संभाल के रखते हैं. कोणत्याही निर्जीव वस्तूंशी, निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, जो लिविंग थिंग नहीं है, ऐसे जो थिंग्स होते हैं तो उससे निगडित, निगडित मतलब रिलेटेड असलेले संदर्भ, संदर्भ का मतलब रेफरेंस, मानवी भावना तरल ठेवतात. जो इंसानों के जो फीलिंग्स है उसे जागती रहते हैं. वस्तूंशी निगडित कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्यांचे मानवी संदर्भ सर्वार्थाने महत्त्वाचे ठरतात. मतलब अगर कोई भी थिंग के रिलेटेड अगर कुछ भी मेमोरीज हमारी है तो वो क्या होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं. हमारे रेफरेंस के लिए हम उसे बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं. तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया है. तो हम लेसन की तरफ जाते हैं बच्चों. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. एकदा मतलब एक बार, मी मतलब कौन, लेखक, हमारे रा ग जाधव. वो एक बार पु ल देशपांडे, ये लेखक है, राइटर है, उनका नाम पु ल देशपांडे. तो लेखक एक बार कुछ काम की वजह से उनके घर पे गए थे. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. मतलब लेखक का काम हो गया तो वो निकलने के तैयारी में थे, बेतातस ने तैयारी में थे कि अभी मेरा काम हो गया है तो अभी मैं घर जाने के लिए रेडी था. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले. और उसी वक्त सुनीताबाई मतलब पु ल देशपांडे उनके वाइफ, तो उन्होंने मुझे क्या किया, रुकाया व विचारले और पूछा, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय. उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर आपको मैंने शाल दी तो आपको चलेगा, ऐसा प्रश्न सुनीताबाई उन्होंने हमारे जो लेखक है उनसे पूछा. मी एका पायावर हो म्हटले. ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि पु ल देशपांडे जो इतने बड़े राइटर हैं और उनकी वाइफ ने अगर पूछा कि आपको शाल दी तो चलेगा, तो लेखक तो यस बोलने ही वाले हैं. तो उन्होंने क्या किया, हाँ हो, ऐसे हो का मतलब यस ऐसे कहा. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. लेखक बता रहे हैं कि पु ल देशपांडे उन्होंने और सुनीताबाई उनकी वाइफ जो है उन्होंने मुझे शाल दे, मतलब वो मुझे शाल देना चाहते हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा गौरव सम्मान है. मतलब प्राउड फील हुआ उनको. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली. लेखक कहते हैं कि वो जो शाल है वो मैंने क्या किया, मेरे खोली मतलब मेरे रूम में जो सूटकेस मतलब बैग है उसमें मैंने वो क्या किया, रख दी. वापरली मात्र कधीच नाही. वापरली मतलब उसे यूज़ मैंने कभी भी किया नहीं. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. पुढे मतलब आगे. वाई एक विलेज का नाम है.
विश्वकोश, जैसे हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि उसका जो राइटिंग करना है उसके लिए लेखक ने क्या किया था, 20 ईयर्स काम किया था। तो उस विश्वकोशाचा अध्यक्ष, चीफ गेस्ट, ये करने के लिए वो कौन से गाव गए थे, वाई में गए थे। तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। वहाँ पे लेखक कहाँ पे रहते थे, नदी काठच्या, नदी किनारे। कौन सी पाठशाला थी, प्राज्ञ पाठशाला, ये स्कूल का नाम है। और वहाँ पे एक रूम, खोली मतलब रूम, उसमें लेखक रहते थे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। उस रूम के दक्षिण साइड की जो विंडोज़ थी वो कहाँ पे थी, जैसे वो विंडो ओपन अगर की जाए तो वो कौन से साइड में आ रही थी, दक्षिण साइड में आ रही थी। और वहाँ पे क्या था, कृष्णा रिवर। कृष्णा ये रिवर का नाम है, उसे ही मराठी में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नदी। तो चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। प्रवाह मतलब क्या है, वो वे, चिंचोळ्या छोटा निमुळता, उस साइड पे वो था। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। फिर से पढ़ूंगी और एक एक का मीनिंग बताऊंगी। विंटर सीज़न में, ठंडीच्या दिवसात मतलब विंटर सीज़न में, एक मतलब एक लेडी, बाई मतलब स्त्री, लेडी, वो लेखक की जो विंडो थी, माझा मतलब लेखक बता रहे हैं ना हमें, तो वो क्या कह रहे हैं कि माझा मतलब मेरे खिड़की खालच्या, विंडो के नीचे जो एक घाट है, रास्ता, घाट मतलब जो बीच में से, माउंटेन के बीच में से जो रास्ता जाता है, तो उसमें छोटा जो स्मॉल एक तट होता है, उसका किनारा, उसके ऊपर वो जो स्त्री थी, वो जो लेडी थी, उसके छोटे बच्चा, उसका छोटा बेबी, मूल मतलब उसका बेबी, वो बहुत ही छोटा था, तो उसे किस में रखा था, टोपली में रखा था। ठीक है, एक सब्जी वाले जो बड़ा सा एक टोपली रहता है, उसमें सब्जी लेके आते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें उसने क्या किया था, उस टोपली में वो छोटे बेबी को रखा था। और वो कहाँ पे लगी हुई थी, फ़िश पकड़ने में, मासे पकड़ने मतलब फ़िश पकड़ने के काम में, उद्योग मतलब काम, उसमें वो लगी हुई थी। तिचे बाळ मतलब उसका जो बेबी था, वो कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते। विंटर के सीज़न था तो ऑब्वियसली, और वो भी रिवर के किनारे, अगर वो बच्चे को उसने एक टोपली में रखा है तो बच्चों को ठंडी तो लगने वाली है ही, तो ठंडी के वजह से वो क्या कर रहे थे, कुडकुडत रहा था वो लड़का, वो छोटा सा बेबी। पण आई तिकडे बघत नव्हती, बट उस लेडी का, उस माँ का उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं था। मला मात्र राहवले नाही। लेखक क्या बता रहे हैं कि वो सब देखकर मुझे एक अलग सी फीलिंग्स हुई कि ये जो स्त्री है, ये जो लेडी है, उसका ध्यान अपने बच्चे के ऊपर नहीं है और उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। ये सोचकर लेखक क्या हुए, बेचैन हुए। मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली। उन्होंने क्या किया, पुलकित मतलब पुल देशपांडे, उन्होंने जो शॉल उनको दी थी वो उन्होंने क्या की, उस बैग में से निकाली। 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या और उसके साथ क्या निकाला, 5-50 रुपये, वो भी उसके नोट भी उन्होंने निकाले। वह त्या बाईला हाक मारली और क्या किया, हाक मारने उस लेडी को, बाई मतलब उस लेडी को आवाज़ दी।
खिडकीतून ते सर्व खाली दिले और क्या किया, विंडो में से उसे वो सब नीचे दे दिया आणि म्हटले और क्या कहा, त्या बाळाला आधी त्या शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. और लेखक ने उसे ये भी बताया कि पहले क्या कर, वो जो बेबी है उसको उस शॉल के अंदर लपेट ले, उसको वो शॉल में ढक ले और फिर बाद में आप जो काम कर रही हो ना फिश पकड़ने का वो करना, लेकिन पहले क्या करो, उस बेबी को इस शॉल में रख लो. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. कभी अगर हमने कुछ एक ग्रेट वर्क किया, कुछ भी सोशल वर्क हो, अगर वो किया, अच्छा काम किया, तो हमें क्या होता है, एक अलग से फीलिंग्स हमें आ जाती है. और यही फीलिंग्स हमारे जो लेखक है उनको हुई. और इसीलिए लेखक क्या बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट, घटना मतलब ये जो अभी इंसिडेंट हुआ, तो उसकी जो ऊब मतलब जो एक वार्मनेस होता है ना, वो जो पूल देशपांडे उन्होंने जो शॉल दी थी उससे भी ज़्यादा थी, अधिक होना ज़्यादा थी. क्यों? क्योंकि वो आज एक बच्चे के लिए यूज़ हुआ था. बैग में लेखक ने क्या किया था, वो तो वैसे ही बैग में रखा था. उस वक्त जो ग्रेट फीलिंग्स उनको मिला था जब पूल देशपांडे उन्होंने वो शॉल उनको दी थी, उस वक्त जो एक ग्रेट फीलिंग हुआ था, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा फीलिंग्स आज लेखक को हुआ जब उन्होंने वो शॉल उस लेडी को दे दिया. समझ में आया बच्चों? वेरी गुड. कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलनं गाजवत. कविवर्य नारायण सुर्वे ये भी लेखक का नाम है. कविवर्य कविता लिखते हैं, लेखक लिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, लेखक क्या बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सभा और सम्मेलन उन्होंने क्या किया था, उसमें पार्टिसिपेंट किया था. ठीक है. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. आगे 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 चलकर जो साहित्य सम्मेलन होते हैं उसके जो चीफ गेस्ट करके नारायण सुर्वे उनको कहा गया, उनका चीफ गेस्ट उन्हें बनाया गया. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. मतलब ये परिणाम उसका क्या हुआ कि उस वजह से कविवर्य नारायण सुर्वे, अगर उनका कुछ भी प्रोग्राम है, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम होता था, तब उन कभी भी वो होने दो, उसमें अहोरात्र भरती मतलब ज़्यादा रश रहती थी, कभी भी, एवरी टाइम. तो उसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट करते थे उनका प्रोग्राम देखने के लिए. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. जब भी वो कार्यक्रम में जाते थे, किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, तो उस वक्त उनको सम्मान के तौर पे शाल और श्रीफळ मतलब कोकोनट, ये उनको दिया करते थे. एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. नारायण सुर्वे हमारे जो लेखक हैं उनको वो क्या कहते हैं कि मुझे इतने सब शॉल्स मिले हैं, तो वो लेते लेते अभी मैं क्या बनने लगा हूँ, शालीन मतलब एकदम पोलाइट बनने लगा हूँ. ऐसे उन्होंने, किसने, हमारे जो कविवर्य नारायण सुर्वे हैं, उन्होंने लेखक से कहा कि इतने शॉल मुझे मिले हैं कि वो लेकर अभी मैं कैसे बनने लगा हूँ, पोलाइट बनने लगा हूँ. एक्चुअली ये सेंटेंस उन्होंने हंसी के तौर पे कहा है. ऐसे होता है बच्चों कि शॉल लेने से या फिर शॉल मिलने से कोई पोलाइट बनता है? नहीं. ये जो पोलाइटनेस है ये हमारे अंदर होता है. जो भी सीख हमें मिलती है उससे वो हमें मिलता है, ना कि शॉल लेने से और वो शॉल ओढ़ने से मिलता है
है ना। तो इससे इस क्वेश्चन पे, इस सेंटेंस पे देखते हैं हमारे लेखक क्या आंसर करते हैं। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज माझ्या नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। मतलब वो अभी जो मैंने आपको बताया कि नारायण सुर्वे उन्होंने क्या बोला कि शाली घेऊन घेऊन आता मी शालीन बनू लागलो आहे। उपरोधी मतलब ऐसे ही उन्होंने ये टोमना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को एक टोमना लगाना, कि बोलना है कि चलो ये तो शॉल ले लेके अभी मैं तो पोलाइट बन रहा हूँ, तो ये तो मुझे ही नहीं, लेखक कह रहे कि ये मुझे ही नहीं, किसी को भी समझ में आएगा। और आई थिंक मेरे बच्चों को भी समझ में आया है ना। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविनाच शोभते। अभी लेखक क्वेश्चन कर रहे कि शाल और शालीनता, शाल मतलब जो हम शॉल ओढ़ते हैं, लेते हैं, जो विंटर सीज़न के लिए बचने के लिए हमारे पास होती है, या फिर सम्मान की तौर पे जो दिया जाता है वो, और जो पोलाइटनेस, ये इन दोनों में रिलेशन तो क्या है, ऐसा सवाल लेखक कर रहे हैं। और ये भी बोल रहे कि खरे तर मतलब रियली तो ये है कि अगर आप सच्ची में पोलाइट हो तो वो पोलाइटनेस हमारे शॉल के अलावा ही दिखती है। शोभते मतलब वो उसके अलावा ही समझ में आती है। वो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उसके जिसके पास शॉल है वही पोलाइट है, ऐसा नहीं है। वो उसके अच्छे कामों के वजह से हमें तुरंत पता चलता है। सुर्वे मुळातच शालीन। शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही। लेखक क्या बता रहे हैं कि नारायण सुर्वे ये जो है वो मुळातच मतलब वो पहले से ही उनका जो नेचर है, उनका स्वभाव है, वो ही कैसा है, पोलाइट है। तो कितनी भी शॉल उनको मिली, अगर शॉल का वर्षाव मतलब बारिश भी उनके ऊपर गिर गई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शॉल मिले थे, कब, जब वो प्रोग्राम के लिए जाते थे, तो उनको इतनी शाल मिली है, तो उसमें उनकी जो पोलाइटनेस है वो कभी भी गुम नहीं हुई है और ना ही कम हुई है। क्षीण होना, कम होना, ना ही वो कम हुई है। आपको इन दोनों में से डिफरेंस पता चला होगा बेटा, शाल और शालीनता, ये दोनों अलग वर्ड्स है। यहाँ पे लेखक हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीफ गेस्ट के तौर पे अगर किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं और उनको अगर वो शॉल, वो शाल दी गई या फिर हमारे पास है, तो क्या हम वो शाल ले के पोलाइट बनेंगे? नहीं। वो कैसे बनना है, हमें हमारे अच्छे कर्मों से हमें वो शालीनता हमारे अंदर लानी है। आई होप आपको ये समझ में आया है। मी कविवर्यांना म्हटले, अभी लेखक ने कविवर्य नारायण सुर्वे इनको क्या कहा, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। लेखक हंस के क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है कि शॉल लेने से कि अगर पोलाइटनेस मिलती है ना, तो मैं क्या करूँगा, कर्जबाजारी मतलब मैं लोगों से पैसा ले लूँगा, मैं पूरा उसमें डूब जाऊँगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं शॉल खरीदी मतलब उसे परचेस करूँगा, भिकेला लागेन मतलब अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो भी चलेगा, पण शेकडो शाली खरेदी करून, शेकडो मतलब 100 से भी ज़्यादा शॉल में खरीदी, बहुत ज़्यादा, जितना उसमें से मिले उतना मैं क्या करूँगा, शॉल परचेस करूँगा, खरीदी करूँगा। और क्या करूँ, वो एक एक शाल लगेच सर्वांना देऊन टाकेन, मतलब मैं सबको वो बांटता फिरूँगा,
शॉल कि अगर उसमें से मुझे महानता मिल रही है, उसमें से अगर मुझे पोलाइटनेस मिल रहा है, उसमें से अगर मैं कुछ बड़ा बन रहा हूँ, तो इसके लिए तो मैं क्या करूँगा कि मैं डूब जाऊँगा, कर्जे में डूब जाऊँगा, भीख भी मांगनी पड़ी तो भी चलेगा और मैं उसमें से शॉल खरीदी करूँगा और सबको एक एक दे दूँगा। यावर तो शालीन कवी मनापासून हंसला। लेखक बता रहे कि मेरा ये सेंटेंस सुनकर जो कवि है नारायण सुर्वे, जो पोलाइट कवि है, जो शालीन है, वो दिल से हंसे। शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। अभी इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि शालीमुळे शालीनता येते कि जाते, अगर शाल मिल रही है तो उसमें शालीनता आती है कि जाती है, तो लेखक का आंसर क्या है? जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ प्रोग्राम में गए एज अ चीफ गेस्ट या फिर आपको कुछ प्राइज़ मिला, ठीक है, तो आप क्या करते हो? प्राउड फील करते हो, एकदम प्राउड, एक अलग से फीलिंग्स आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्राउड फीलिंग है ना, यही आने नहीं देना चाहिए। तब तक के लिए आप ग्रेट फील करो, लेकिन अपने अंदर की जो पोलाइटनेस है, अपने अंदर का जो एक फीलिंग्स है, उसे गुम मत करो। यही लेखक बता रहे हैं कि अगर हम प्रोग्राम में जाएंगे और हमें एक एक शाल मिल रही है तो हम तो ग्रेट फील करेंगे कि मैं तो कुछ बड़ा हूँ, ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि अगर शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। सम्मान, किसी का भी सम्मान करना है, किसी को भी सम्मान के तौर पे अगर उनका गौरव करना है तो हम क्या करते हैं? हमारे आजू बाजू का जो एक जग है, जो वर्ड है, वो हम क्या करते हैं? मिस कर देते हैं, उसे गुम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अलग से फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगती है, ऐसे लेखक कह रहे हैं। मी 2004 साली मराठा साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। मी कौन? लेखक। वो कह रहे कि 2004 इस साल में, इस ईयर में मराठी साहित्य सम्मेलन, ये हमारा जो मराठी साहित्य सम्मेलन, उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लेखक क्या हुए? चीफ गेस्ट, अध्यक्ष हुए। बिन विरोध मतलब किसी का भी उसमें कुछ भी अपोज नहीं था, विरोध नहीं था। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला और तत्कालीन उस पीरियड में, उस 1-2 साल में मुझ पर बहुत ज़्यादा शाली मुझे मिली। वर्षा होने, जैसे बारिश गिरती है ना, उसी तरीके से मुझे शॉल मिले, क्योंकि मैं एज अ चीफ गेस्ट हुआ था किसका? मराठी साहित्य सम्मेलनाचा। तो कुछ भी प्रोग्राम हुआ करते थे उस वक्त मेरा गौरव किया जाता था और उसी तौर पे मुझे क्या दिया करते थे? शॉल दिया करते थे। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। लेखक बता रहे हैं कि मेरे पास इतनी शॉल जमा हो गए कि मेरी जो छोटी सी रूम है, कितनी बड़ी है वो? 8x6। इतनी जो छोटी मेरी रूम है उसमें वो मुझे जमा करना वो डिफ़िकल्ट होने लगा। फिर क्या किया लेखक ने? मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। अभी लेखक ने क्या किया? ये जो शॉल थे उसको सब गाठोड़े बांधून, मतलब सब एक कपड़े में, गाठोड़े बांधना मतलब एज अ बैग करते हैं। वो क्या करते हैं? एक बड़ा सा कपड़ा लेते हैं, चादर है या फिर शॉल ही है, तो उसके अंदर सब शॉल जमा कर दिया और उसको क्या कर दी? एक टाइट कर दिया,
ठीक है, उसको टाई कर दिया। और एक निकटवर्ती मतलब जो नज़दीकी फ्रेंड था, मित्र मतलब फ्रेंड, उसको मैंने वो रखने के लिए दिए व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। और उसे ये भी कहा कि अगर आपको चाहिए तो आप वो शॉल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतने अगर कपड़ा उसके पास रखने के लिए दिया है तो उसे बोलना भी तो पड़ेगा ना कि अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। बेचारा अति प्रामाणिक, बट वो उनका जो फ्रेंड था वो कैसा था, बहुत ही प्रामाणिक था, ज़्यादा, अति मतलब और ज़्यादा प्रामाणिक था। उसने क्या किया, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। उसकी भी रूम छोटी थी, बस उसने क्या किया, वो अच्छे से संभाल के रखा। हळूहळू मी त्या सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। फिर वो इतने जमा होते रहे, फिर बाद में लेखक को क्या करना पड़ा, वो एक एक जो भी गरीब लोग हैं, जो जिनको भी उसको उसकी ज़रूरत है, उसको वो देना पड़ा। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया है? तो आगे चलते हैं। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। या सुमारास मतलब इसी पीरियड में मैं शनिवार पेठ, ये शनिवार पेठ एक पूना शहर में एक जगह का नाम है। ओंकारेश्वर मंदिर, ये मंदिर का नाम है। पुल, पुल मतलब ब्रिज पे रोज डेली संध्याकाळी शाम के वक्त इवनिंग के टाइम में जाया करता था। लेखक क्या बता रहे हैं कि इसी पीरियड में जो शनिवार पेठ है उसमें एक मंदिर है, उस मंदिर के ब्रिज के ऊपर में रोज शाम के वक्त जाता था। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। वहाँ पे जो एक कट्टा है उसके ऊपर बैठना मुझे अच्छा लगता था। एक दिवस काय घडले, एक दिन क्या हुआ की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरकुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। एक दिन लेखक ने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा ठंडी के दिन थे और उसमें एक म्हातारा मतलब एक जो ओल्ड मैन, म्हातारा मतलब ओल्ड पर्सन, उसे हम म्हातारा मराठी में कहते हैं। अशक्त मतलब बहुत ही वीक। भिक्षेकरी मतलब जो दूसरों से मांग कर खाते हैं, भिखारी लोग रहते हैं, तो वो उस कट्टा एक जगह को उसके बाजू में एक चिरकुटे मतलब छोटा कपड़ा, ठीक है, चद्दर का एक फटा हुआ छोटा कपड़ा वो डालकर और पांगरून मतलब खुद के ऊपर उसने वो ओढ़ लिया था। और उसको ठंडी लग रही थी क्योंकि वो छोटा कपड़ा था वहाँ पे, इसीलिए उसको ज़्यादा ठंडी लग रही थी। ये किसने देखा, हमारे जो लेखक है उन्होंने देखा। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। दूसरे दिन लेखक ने क्या किया, 2 शॉल निकाले और कहाँ पे गए, जहाँ पे वो हमेशा शाम को जाया करते थे, ओंकारेश्वर मंदिर के कट्टा मतलब एक जो वॉल है उसे हम कट्टा कहेंगे, वहाँ पे वो गए। तो म्हातारा होताच, वो जो ओल्ड मैन है वो वहाँ पे ही था। त्याला दोन्ही शाली दिल्या। लेखक ने क्या किया, वो दोनों भी शॉल उसको दे दिए। त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला। मतलब उस ओल्ड पर्सन ने, उसे इतना अच्छा लगा कि उसने क्या किया, थरथरत्या मतलब ओल्ड होने की वजह से उसके हाथों में क्या था, एक
जैसे होता है ना, थर 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 ऐसे करते हैं। ओल्ड पर्सन को अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि उनके हाथ हिलते हैं, तो वही हाथों से लेखक ने क्या किया, उस ओल्ड पर्सन ने लेखक को नमस्कार किया, क्योंकि लेखक ने उसे 2 शॉल दिए थे. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्याचा उसंत लाभली नहीं. आगे लेखक बता रहे हैं कि आगे मुझे कुछ काम आने की वजह से शाम के वक्त ओंकारेश्वर, जहाँ पे मैं जाता हूँ उस मंदिर के घूमने शाम को, तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे उसंत मिळाली नाही, उसंत लाभली नाही. उसंत मतलब टाइम नहीं मिला. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. और फिर बाद में मैं हमेशा की तरह आना जाना वहाँ पे मेरा लगा हुआ था. ये जा, आना जाना. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. और मुझे क्या याद आया, वो जो ओल्ड मैन था, वो जो भिकारी था, उसकी याद मुझे आई. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, मतलब जहाँ पे वो हमेशा बैठता था वहाँ पे आज वो नहीं था. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. तो लेखक ने क्या सोचा कि चलो उस ब्रिज के ऊपर से एक बार एक चक्कर, मतलब एक राउंड लगा के मैं आता हूँ. इसीलिए वो वहाँ से उठे और उस ब्रिज के ऊपर से चलने लगे. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. अभी लेखक को मिडल में, मध्यावर मतलब मिडल में वो ओल्ड पर्सन वहाँ पे उनको दिखा. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. लेखक लगबगीने मतलब घाई घाईने, जल्दी जल्दी से उसके पास वो गए. पाहतो तो काय, मतलब मैंने देखा तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दीनवाणे जीने. मतलब लेखक ने देखा तो उनको क्या दिखा कि वही जो फटा हुआ कपड़ा था वो उसने ओढ़ लिया था, और उसके नीचे बैठने के लिए भी उसने वही डाला हुआ था, और फिर से वही उसको ठंडी के वजह से क्या हो रहा था, वो कुड़कुड़त रह रहा था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी. और वही दीनवाने मतलब वही सब पुअर जीना उसका था, क्योंकि उनको पता था कि यही सब देखकर लेखक ने उस ओल्ड पर्सन को 2 शॉल दिए थे कि अभी तो आपको विंटर ना लगे, अभी तो आपको ठंडी ना लगे. लेकिन फिर से 3-4 दिनों के बाद उनको वही दिखाई दिया. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले. लेखक ने एक क्वेश्चन किया कि बाबा क्या आपने मुझे पहचाना. त्याने नकारार्थी मान हलवली. उसने क्या किया, नहीं मतलब नकारार्थी, कि जैसे मैंने आपको पहचाना नहीं है, इस तरीके से उन्होंने नकारार्थी मान हलवली, कि नहीं मैंने तो आपको नहीं पहचाना. इस तरीके से उन्होंने मान नेक हिलाई. मग मीच म्हटले. फिर लेखक ने क्या कहा कि मैंने ही बोला, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते. क्या क्वेश्चन पूछा कि बाबा 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 शॉल दिए थे, क्या आपको याद है. ऐसे लेखक ने उनसे पूछा. यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला. ये मेरा क्वेश्चन सुनते ही उस ओल्ड जो मैन था उसका जो फेस है वो उसके ऊपर थोड़ी सी हंसी आई, और उसने क्या किया, फिर से दोनों हाथ जोड़ दिए. हे भल्या माणसा, उसने क्या कहा कि भल्या मतलब अच्छा, ठीक है, मानसा मतलब इंसान, कि आप कैसे हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो. तू लई मोठा
मतलब आप बहुत बड़े। लई ये थोड़ी सी विलेज लैंग्वेज है मराठी की। लई मतलब बहुत बड़ा, लई ज़्यादा। आप क्या हो, बहुत बड़े हो। म्यासनी शाली दिल्या। म्यासनी मतलब मुझे। म्यासनी का मतलब क्या है बच्चों? मुझे शाली दिल्या। आपने मुझे शॉल तो दे दी, पण बाबा, वो क्या बता रहा है? पण बाबा, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? अभी वो ओल्ड पर्सन क्या कह रहा है हमारे लेखक से? म्या म्हणजे माझ्यासारख्या भिकाऱ्याला, भिकारी मतलब जो भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों को अगर मैं शॉल, अच्छी शॉल लेके यहाँ पे बैठूँ और भीख मांगूँ, तो क्या मुझे कोई भीख देगा? ये क्वेश्चन उन्होंने उनसे कहा कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में बैठूं तो क्या मुझे लोग भीख देंगे? इसीलिए वो कहता है कि वो मुझ जैसे भिखारी को किस तरीके से वो अच्छा लगेगा, किस तरीके से वो अच्छा दिखेगा अगर मैं वो ओढ के बैठूं. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाटली. मतलब इससे वो जो शोभा मतलब यहाँ पे दिखावा, कि वो जो दिखावा मैं करूँगा तो उससे ज़्यादा बड़ा मुझे क्या लगा? पोटाची आग. मतलब बच्चों यहाँ पे इसका मतलब है भूख, कि अगर मैं ओढ़ के बैठूँ तो मुझे ठंडी तो नहीं लगेगी, ये श्योर है, बट पेट में जो भूख है उसका मैं क्या करूँ? वो सबसे ज़्यादा बड़ी है ना. ये वो ओल्ड पर्सन हमारे लेखक को कहते हैं. मी शाली इकल्या. उसने क्या किया? इकल्या मतलब वो बेच दिए. उसने वो जो शॉल थी वो बेच दिए. व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. वो भिखारी क्या कहता है कि मैंने, आपने जो शॉल मुझे दी थी वो मैंने बेच दी और 2-3 दिन तक मैंने पेट भर के खाना खाया. वो शॉल बेचकर जो भी पैसा उसमें से मुझे मिला उसमें मैंने क्या किया? 2-3 दिन पेट भर कर उसमें से खाना खाया. आमचं हे असलं बिकट जीणं. हमारा ये जो लाइफ है ये कैसा है? ऐसे ही डिफ़िकल्ट है, कठिन है. बिकट मतलब ऐसा ही कठिन है. तुझं लई उपकार होते बाबा. मतलब वो ओल्ड मैन कहता है, लई मतलब ज़्यादा, आपने जो भी मुझे दिया तो आपका उपकार बहुत ज़्यादा थे. वो बहुत ही ज़्यादा आपने मेरे ऊपर क्या किए थे? एक उपकार किए थे. लई मतलब ज़्यादा, बड़े. शालीची शोभा आणि ऊब, वो पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. यहाँ पे क्या कहते हैं कि शाल ये दिखावे के लिए है ना. शोभा जैसे हम लोग ओढ़ते हैं तो अच्छे दिखते ही है ना. या फिर हमारा अगर ऊब मतलब जो विंटर से हम बचते हैं, ठीक है ये. और दूसरा क्या है? पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. जो पेट में आग लगती है वो, और वो खाने से जो पेट भरता है उसका वॉर्म. तो ये कितनी डिफ़िकल्ट है. इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत खूबसूरत है कि शॉल ये दिखावे के लिए और जो वार्मनेस हमें मिलती है उसके लिए है, बट जो पेट के अंदर आग लगती है भूख की वजह से वो, और फिर अगर वो मिट जाए उसके बाद जो एक पेट भरने पर हमारा जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो सेटिस्फैक्शन. और वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया है ना. कि आप सोचो, भूकेल्यास अन्न द्यावे. किसी को अगर भूख लगी है तो आपको उसे क्या करना है? खाना देना है. तहानलेल्यास पाणी द्यावे. अगर किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी देना है पीने के लिए. आणि हेही जमले नाही. और क्या कह रहे हैं लेखक कि अगर आपको ये भी नहीं हुआ तो तर अभाग्यांना सन्मानाच्या
शाली तरी द्याव्यात। लेखक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस कहते हैं कि अगर आपको किसी को भूख लगी है, वो देना नहीं जम रहा है कि किसी को खाना, देखो बहुत सारे लोग जो रास्ते पे हमें दिखते हैं, तो लेखक हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप उन्हें पैसा दे रहे हो तो इससे अच्छा आप उन्हें खाना दो। अगर किसी को प्यास लगी है तो उन्हें पानी दो। और अगर आपको ये भी नहीं हुआ तो अभागी, अभ्यागना मतलब जो गरीब है, जो पुअर है, उनको आपको अगर कुछ ऐसे शॉल मिले हैं और वो आपके बैग में ही है, तो वो शॉल या शाल आप उनको ज़रूर दे दो। ऐसे बहुत ही वैल्यूएबल महत्वपूर्ण जानकारी लेखक हमें इस माध्यम से देना चाहते हैं। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आया है? वेरी गुड, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है बच्चों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।